नमस्कार। आज मैं जिस कहानी का पाठ कर रही हूँ उसकी लेखिका है रश्मि शर्मा और कहानी का शीर्षक है स्टूल। सुनकर कुछ देर के लिए एकदम चुप सी हो गई मैं। फिर लगा ऐसा भी क्या हो गया कि माँ भुनभुना रही हैं। एकदम सामान्य सा स्टूल ही था जिस पर पीले रंग का वार्निश लगा था। कितना पुराना था यह तो मुझे याद नहीं, मगर जब से होश संभाला उसे देखती रही हूँ। न जाने कितनी बार उसे उठाकर कभी पायताने रखा है, कभी सिरहाने, कभी उसे आंगन में रख मग में पानी लेकर नहलाया है, तो कभी ऊपर छत पर सुखाया है। उसी स्टूल पर कभी गर्म पानी का गिलास रखा जाता, तो कभी बाल काढ़ने के लिए छोटा शीशा किसी गिलास की पीठ पर टिकाकर उसे ड्रेसिंग टेबल में बदल दिया जाता। नानी ने दो चीज़ों से कभी समझौता नहीं किया। वैसे समझौता तो उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ों से नहीं किया, मगर उन दिनों यह लगता था कि वह अपने गोरे रंग को सहेजने और निखारने के लिए केवल अफ़गान स्नो ही लगाया करती थी। यह एक ब्यूटी क्रीम थी और नानी के अलावा मैंने किसी और को इसे लगाते नहीं देखा था। चूँकि दादी का काम बोरोलिन से ही चल जाता था, इसलिए अफ़गान स्नो लगाती नानी को देखना और उसकी महक महसूस करना मुझे किसी और ही दुनिया में खींच ले जाता था। नानी की आदत थी कि वह हमेशा बाथरूम से नहाकर कमरे में आने के बाद ही क्रीम लगाती थी। इस दौरान मैं वहीं आसपास मंडराती रहती थी और इस भीनी भीनी खुशबू को जोर से सांस खींचकर नथुनों में भर लिया करती थी। माँ बताती हैं कि नानी को इंदिरा गांधी बहुत पसंद थी, क्योंकि उनका फ़ोटो इस क्रीम के ऊपर लगा था, इसलिए यह नानी की एकमात्र क्रीम थी। ऐसा नहीं कि पूरा घर ही इसका इस्तेमाल करता हो। इसे लगाने का शौक़ और अधिकार भी केवल उनको ही था, उनकी बेटियों को भी नहीं। शायद वह खुद को विशेष मानती थी, यह सबकी नज़रों में खास बनना चाहती थी। सुना था कि अफ़गान के बादशाह जब हिंदुस्तान आए और उनके सामने यह क्रीम पेश की गई, तो उन्होंने सूंघ कर कहा था कि इससे अफ़गान की बर्फीली खुशबू आती है। शायद यही कारण था कि बिना किसी दाग धब्बों के नानी का चेहरा हमें बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखता और गालों पर छाई ललाली देख ऐसा लगता जैसे वहाँ दो सुर्ख गुलाब खिलाए हैं। हमेशा दमकती रहती थी नानी। इस उम्र में भी काले केश थे उनके और उनके बालों में हमेशा कपूर डला नारियल तेल ही लगाया करती थी। मुझे लगता कि मेरी नानी बैजंती माला से भी ज़्यादा सुंदर है, तो मेरे मौसेरे भाई बहनों को वह शर्मिला टैगोर लगती। नानी को अफ़गान स्नो जितना ही पसंद था बॉम्बे डाइंग का बेडशीट। मुझे याद नहीं कि उन्होंने अपने बिस्तर पर कभी किसी और कंपनी की बेडशीट बिछाई हो। हर 3 महीने पर उनके बेड पर नई बेडशीट बिछी होती, जिसका रंग और डिज़ाइन सब उनकी पसंद का होता, और इसके लिए वह खुद बाजार जाती। खरीदारी के लिए तैयार होने जाने से पहले ही वह नाना को आदेश देती कि सड़क पर जाकर उनके लिए रिक्शा बुला लाएं। अगर नाना ना होते तो कोई बच्चा या फिर पास पड़ोस से ही कोई दौड़ जाता। दरअसल बहुत ठसक वाली थी उनकी ज़िंदगी। नाना दबंग थानेदार रहे और उनसे दबंग नानी। फिर नानी के पीछे नखरा उठाने के लिए अर्दली और नौकर चाकर। उनसे कुछ बचा तो 3 बेटियां थीं जो अपनी माँ को एक काम नहीं करने देती थी। वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ठाठ से जीती आई, तो नाना के रिटायरमेंट के बाद भला यह आदत कहाँ चली जाती। इसलिए नानी को जब बाजार जाना होता, रिक्शा वाला गेट खोलकर अंदर आकर तब तक इंतज़ार करता जब तक नानी तैयार होकर बाहर ना आ जाए। फिर वह रिक्शा वाला सारे दिन के लिए बुक हो जाता। नानी को उनकी मनचाही दुकान के आगे उतारना, अगर किसी सहेली से मिलने जाना हो तो वहाँ ले जाना और वापस उन्हें उनकी कोठी तक छोड़ना होता था। घर क्या, बड़ी सी कोठी ही थी, और उससे भी बड़ा था अहाता, अंग्रेज़ों के ज़माने का। बीच में घर और चारों तरफ बागान, जिसमें तरह तरह के फूल सब्जी भरे होते।
पुताई से नीले रंग वाला घर और उसी से मैचिंग गेट भी नीले रंग का ही था। घर में 4 बड़े बड़े कमरे थे और बाहर एक बैठक जिसमें एक किताबों से अटा अलमीरा भी था, जिसे कभी कभार ही खोला जाता था। घर के बीच आंगन, जहाँ कपड़े धुलते तो कभी अनाज सुखाया जाता। ठंड में धूप के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आंगन में धूप पर्याप्त होती। उसी आंगन के बाईं ओर रसोई और दाहिनी ओर डाइनिंग स्पेस। इन दोनों के बीच एक भंडार घर और छोटा सा मंदिर। मगर हम बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षण था ऊंची नीची छत, जिसमें हम छुपन छुपाई खेला करते थे। मुझे कभी समझ नहीं आया कि आखिर नाना ने इतनी भूल भुलैया जैसी छत क्या सोचकर बनवाई थी। आंगन से जुड़ी थी छत जाने की सीढ़ियाँ। एक छत्ता इतना ऊंचा कि लाख उछलने चढ़ नहीं पाते थे, तो दूसरा इतना गहरा कि कोई नीचे उतार दे तो बिना हाथ धरे ऊपर निकल ही न पाए। अपने से छोटों को सजा देने के लिए अक्सर नीची छत पर उतार कर छुप जाया करते थे हम लोग, चाहे बाद में शिकायत होने पर मार ही क्यों न खानी पड़े। छत भी जैसे दुतल्ला और इतनी ऊंची सीढ़ियाँ कि 10 बार चढ़ो उतरो तो टांगे दुख जाए। घर के बाहर लाल रंग का गोल बरामदा था, जिसमें बैठने को बेत की 4 कुर्सियाँ और टेबल लगी थी। उसी कुर्सी पर बैठकर नानी बागवानी कराया करती थी। सामने कतार से जीनिया, डहलिया और गुलाब के फूल खिले रहते। इधर घर की बाईं तरफ अमरूद, आम और अनार के कई कई पेड़ों के अलावा जो खास था वह था काजू का पेड़। यह पेड़ हमें बहुत आकर्षित करता, क्योंकि नानी घर के अलावा मैंने कहीं काजू फलता नहीं देखा था। दाहिनी तरफ एक कुआं और उसके बाद वाली बड़ी सी जमीन पर अक्सर अरहर लगा होता, तो कई बार मौसमी सब्जियां। इनकी निगरानी नानी कमरे के अंदर से ही कर लेती, क्योंकि सभी कमरों की खिड़कियां उधर ही खुलती थी। बाहर अहाते में नाना की फटफटिया यानी उनकी बुल्लेट लगी होती, जिसे वह अपने हाथों रोज धो पोंछ कर साफ करते। नाना को उनके प्रभुत्व वाले दिनों की याद दिलाती थी उनकी बुल्लेट, जिस पर बैठकर जाने कितने अपराधियों को धर दबोचा था उन्होंने। नानी ठाठ से घर से निकलकर रिक्शे पर बैठती और रिक्शे वाले को इंद्रपुरी बाजार चलने का आदेश देती। वहीं मेन मार्केट था, जहां से नारंगी रंग के बड़े से बास्केट में तमाम चीज़ें खरीद कर भर लाती और अपने कमरे से सटे कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी में छुपा देती। वह लकड़ी की अलमारी बड़ी रहस्यमय थी हमारे लिए, क्योंकि तमाम खाने पीने की चीज़ें वहीं छुपाई जाती। कई बार हम बच्चे उस अलमारी की चाबी पार करने का प्लान करते, मगर कभी कामयाब नहीं हुए। असली थानेदारनी थी नानी। उनके किसी भी सामान को जरा सा कोई हाथ लगाता तो उन्हें पता चल जाता। जैसे वह अपनी चाबियों का गुच्छा तकिए के नीचे ही रखती थी, मगर हमारे हाथ नहीं लगा कभी। बड़ी तेज निगाह थी उनकी। जब वह अलमारी खोलती तो उस अलमारी से अलग तरह की गंध आती, जो कपाट बंद होते ही जाने कहाँ गायब हो जाती। ऐसी अनोखी गंध उस अलमारी के अलावा कहीं से नहीं फूटती। वहाँ तमाम तरह के बिस्कुट, चीनी के डब्बे, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, हॉर्लिक्स और कॉफ़ी का स्टॉक होता था। हमने अपने घर में बड़ों को होश संभालते के साथ चाय सुड़कते देखा था, पर नानी हमेशा नफासत के साथ कॉफ़ी के सिप लिया करती थी, उसी स्टूल पर रखकर। नानी का बहुत प्रिय था वह स्टूल, और शायद साझेदार भी। इसलिए मुँह लगे की तरह सारी उम्र उनकी पलंग से सटा रहा, और आज उसी स्टूल की चारों टांगें छितरा गई और उसके ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखी गई मशीन टूट के बिखर गई। जो बिखरा उसे देखकर नानी बिखरी, सुनकर माँ हतप्रभ। मैं सोच में पड़ गई कि उस स्टूल में आखिर था क्या। नाना के जाने के बाद नानी के लिए वह स्टूल और ज़्यादा प्रिय हो उठा था। मुझे नहीं पता, मगर लगता है नानी की यह खास निशानी थी। कई बार अकेले में नानी को उस पर हाथ फेरते देखा है, जैसे वह कोई मुलायम वस्तु या जीव हो जिसे प्यार से सहलाया जाए।
बढ़ती उम्र के साथ दांतों में कनकनी रहने लगी, इसलिए अब गर्म पानी की दरकार होने लगी है। बेटियां ब्याह के ससुराल गई तो पहले से सुविधा नहीं रही। 2 बहुएं हैं, मगर नानी की ठसक सहले इतनी शक्तियां नहीं उनमें। अब बार बार पानी गर्म करके कौन दे, इसलिए छोटी बेटी से कहकर पानी गर्म करने की केतली रख ली और उसी स्टूल के ऊपर जब मन होता पानी गर्म करती, जब मन होता कॉफ़ी या चाय बनाकर पी लेती। आजकल बाजार नहीं जा पाती, घुटनों में दर्द होता है, इसलिए रिक्शे पर भी नहीं बैठ सकती। वैसे भी अब बॉम्बे डाइंग की बेडशीट कौन बिछाता है। इतने तो सस्ते बेडशीट मार्केट में आ गए हैं। क्रीम भी एक अफ़गान स्नो ही रह गया क्या? जो मिल जाए लगा लो, बुढ़ापे में क्या इतना सजना संवरना। मामी को यह कहते सुना माँ से तो मैं बोल पड़ी थी, आजकल तो ऑनलाइन मिलता है सब कुछ। आप कहिए तो नानी का फेवरेट अफ़गान स्नो और बेडशीट भी ऑर्डर कर दूँ। सुनकर मामी के चेहरे पर इतने अजीब से भाव उभरे कि मैं आगे कुछ कहे बिना ही बाहर निकल गई। बाद में समझ आया कि बेचारी नानी के हाथ में जो पेंशन आती है उससे तो उनका अपना खर्च चलता है। अपने लिए दूध भी वही मंगवाती हैं और मेरे जैसे नाती नातिन के आने जाने के समय हाथ में कभी पैसे कभी मिठाई धरने का इंतज़ाम भी खुद ही करती हैं। अब उम्र भर देने की आदत रही है तो कैसे छोड़ दें। फिर बेटी दामाद का स्वागत वह खुद नहीं करेंगी तो कौन बैठा है 3-3 दामादों की सेवा टहल करने को। अब कुनवा बड़ा है, उनका तो जन्मदिन और एनिवर्सरी पर गिफ्ट तो देना बनता है। एक समय था कि अपने मातहतों पर भी पर्व त्योहार के समय खुले दिल से खर्च करती थी। अब उनको ना सही बेटे बहू को देती हैं तो बेटियां कैसे छूटेंगी। आखिरकार वह उम्र भर महारानी बनी रहीं तो इन्हीं बेटियों की बदौलत। वैसे भी कितनी ज़मीन जायदाद है, वह तो बेटे ही लेंगे। ज़रूरत पर कुछ पैसे बेटियों को न दे, यह कैसे हो सकता है। मुझे अक्सर लगता इतनी दबंग नानी सारे ज़मीन जायदाद पर सिर्फ बेटों का ही हक क्यों मानती हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि कानूनन इसमें बेटियों की भी बराबर की हिस्सेदारी है, या फिर उनकी तमाम ठसक के बावजूद यह कोई ऐसा कोना था जहाँ से वे हमेशा से बनी बनाई लीक को लांघ नहीं पाती थी। मैं कई बार सोचती इस बाबत कहूँ उनसे कुछ, पर उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कभी। बीच वाली मौसी के बच्चे छोटे थे तभी मौसा जी गुजर गए। एक तरह से वह नानी की जिम्मेदारी हो गई। नाना ने अपने सामर्थ्य भर खूब किया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दौड़ धूप कर मौसी के लिए नौकरी का इंतज़ाम। मौसी जब लौट कर मायके आईं तो वहीं की हो गई। नाना नानी की देखभाल और दोनों मामाओं के भोजन पाने की व्यवस्था उनके ही जिम्मे हो गई थी। मामा भी उन्हीं पर निर्भर हो गए थे। मौसी बहुत प्यार करती उनको और मामा भी जान देते अपनी बहन पर। वैसे भी नानी काम करने से ज़्यादा करवाने पर विश्वास करती। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी में माँ सप्ताह भर के लिए नानी के घर जाती तो मजबूरन मुझे भी जाना पड़ता। यहाँ तो मज़े से खेलती कूदती रहती थी और वहाँ नानी हमेशा कोई न कोई काम अढ़ा ही देती। बेबी ज़रा मच्छरदानी खोस दो तो पलंग के चारों तरफ, वहाँ एक ठो मच्छर भुनभुना रहा है, घुस गया तो सोने नहीं देगा। बेबी जरा रजाई पैताने से खींचकर पैरों के नीचे दबा दो तो तलवा में ठंडा घुसल जा रहा। बेबी जरा दरवाज़ा भिड़ा आओ तो सर सर हवा पूरे घर में चली आ रही है। खिड़की से उठा के रेडियो पकड़ाओ, विविध भारती में लता मंगेशकर का गाना आ रहा होगा। वह अपने आसपास रहने वालों को चक्कर घिन्नी के जैसा अपने इशारों पर नचाती रहती। कुछ नहीं तो हर गर्मियों में नानी घर जाने वाले हम जैसे छोटे छोटे बच्चों से नहाते समय कभी पीठ रगड़वाती, कभी तेल लगवाती। मगर क्या मजाल कि उस स्टूल का इस्तेमाल कर ले कोई। ज़मीन में बैठो, चौड़ी सी खिड़की में बैठो, टंगो, मगर उनके स्टूल को हाथ नहीं लगाओ। हम ही क्यों, ना उनकी बेटियां उनका इस्तेमाल कर सकती थी, ना दोनों बेटे जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। नानी के 5 बच्चों में तीनों बेटियों की शादी तो नाना के सर्विस के समय ही हो गई थी। बच गए दोनों मामा जो नाना के रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी नहीं पा सके थे। अब उनकी पेंशन से घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर नानी इन सब से बेफिक्र थी। जो करना है नाना करेंगे। नानी तो नाश्ते के बाद एक गिलास
स्पेशल दूध वाली चाय बनाती अपने लिए और अकेले ही पीती रहती। हमें आश्चर्य होता कि इस चाय के हिस्सेदार नाना भी नहीं बने कभी। उन्हें किसी के हाथों की बनी चाय पसंद ही नहीं आती, छोटे मामा के हाथ की भी नहीं, जो रसोई के कामों में नानी का हाथ बटाते, क्योंकि नानी ने कभी अकेले घर और रसोई की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। वैसे छोटे मामा नानी के दुलारे बेटे थे और बड़े होने के बाद भी नानी के पास आकर किसी भी चीज़ के लिए ठुनकते और नानी उनकी इच्छा पूरी कर देती। नानी कहती हैं कि छोटे मामा की आंखें उनके बड़े भैया से बहुत मिलती जुलती हैं, जो छुटपन में ही तालाब में डूबकर मर गए थे। धीरे धीरे अकेली पड़ती नानी के पास अब हुक्म बजाने के लिए न नाना बचे थे न नौकर चाकर। दोनों बेटों की शादी हो गई और घर की सारी भागदौड़ उनके हाथों से सरककर बहुओं के हाथों चली गई। मगर इससे नानी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी वह अपनी ही चलाने की कोशिश करती हैं। भले ही चिल्लाते हुए थक जाएं कि ज़रा दरवाज़ा लगा दो, मजाल है कि उनके पोते पोतियां कान दें। वो तो दोनों पल्ले धड़ाक से खोलकर नानी को मुंह चिढ़ाते हुए बाहर भाग जाते हैं। झींकती नानी गठिया के दर्द से टहकते अपने घुटने पर हथेलियाँ रखे बड़बड़ाती हुई किसी तरह घसीटते हुए खुद जाकर दरवाज़ा बंद करती हैं। इन दिनों उनकी मच्छरदानियाँ भी कोई नहीं लगाता। पीठ में खुजली उनको हमेशा से होती है, इसलिए अब अमरूद की एक सूखी टहनी को अपने बिस्तर के किनारे रखती हैं हमेशा और उसी को ब्लाउज में घुसाकर पीठ खुजाती हैं। कई बार छिल जाती है पीठ, पर क्या करें। अब कपड़े धोने, बिस्तर लगाने और पानी गर्म करने के लिए बेटियां तो पास रहती नहीं। बीच वाली मौसी मामा की शादी के समय ही किराए के घर में रहने चली गई। जाना तो वह नाना की मृत्यु के बाद ही चाहती थी, पर नानी के लिए रुकी रहीं। जब घर में मामी आ रही थी तो जाने क्यों उन्होंने अलग रहना ही उचित समझा। जीवन पटरी पर आने ही वाला था कि मौसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आईसीयू में रखकर उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल के खर्च ने उनको तोड़ दिया। जीवन ने कम दुख नहीं दिए थे उनको कि एक नई परेशानी आ पड़ी। पति के बाद पुत्र ही सहारा था। बेचारी दुखड़ा रोती भी कहाँ, अपनी माँ के सामने ही ना। माँ का दिल पिघल गया और चेकबुक निकाल कर अपनी पेंशन के जमा रुपयों में से 3 लाख का चेक काटकर बेटी के हाथ में थमाया ही था कि दनदनाते हुए छोटे मामा पहुँचे और मौसी के हाथ से चेक लेकर देखा और नानी का स्टूल उठाकर धड़ाम से नीचे पटक दिया। अब स्टूल ही तो टूटा है। माँ को इतना परेशान देखकर और नानी की हालत सोचकर जाने क्यों मेरे अंदर भी कसक होने लगी। स्टूल तो नानी का टूटा, कौन सा वह स्टूल मुझे देने वाली थी, और देती भी तो मैं क्यों लेती। क्या हीरे मोती जड़े थे उसमें। माँ मुझे लेकर चल पड़ी थी नानी के घर। बस 4 घंटे का ही रास्ता था। नानी के घर का यह रास्ता आज माँ की खामोशी से लंबा लग रहा था। यह दूरी बढ़कर 12 घंटे की हो गई है। माँ बड़बड़ा रही थी, अनिकेत ने सिर्फ स्टूल नहीं तोड़ा है, उसने माँ के उस संसार में सेंध लगाई है जहाँ जाने की कोई कभी हिम्मत नहीं कर सका। उनकी उस ताकत को छीन लिया है जिसके बलबूते अब तक राज करती रही हैं वो। इतनी देर बाद भी नानी बदहवास सी थी। माँ ने नानी से कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ पकड़कर बगल में बैठ गई। नानी, आप परेशान मत होइए, अभी आपके लिए प्लास्टिक का स्टूल खरीद कर ले आते हैं, नीलकमल या किसी और बढ़िया ब्रांड का, जो गिरने से टूटेगा भी नहीं, मैंने कहा। नानी चुप सी स्टूल के पायों को घूर रही थी, जैसे किसी चमत्कार से वे वापस जुड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे कहे पर कोई ध्यान भी नहीं दिया था जैसे। मुझे लगा उन्हें प्लास्टिक का स्टूल बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें पुराने डिज़ाइन के उसी लकड़ी के स्टूल की आदत है। मैं अमेजन की साइट पर जाकर उसी पुराने स्टूल से मिलते जुलते स्टूल के कुछ फ़ोटो अपनी मोबाइल से नानी को दिखाने लगी। नानी ने एक उड़ती नज़र उस पर डाल हाथ से फ़ोन परे कर दिया और कह उठी, बेबी, अब कितना भी महंगा और सुंदर स्टूल ले आओगी, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नानी अपलक किसी शून्य में देख रही थी। उनकी बस देह भर कमरे में थी, जैसे और खिड़की के बाहर एकटक देखती उनकी आंखों में 40 बरस पीछे का एक दृश्य हवा में खुले किसी किताब के पन्नों की तरह फड़फड़ा रहा था।
बूटे कद वाली एक 10 वर्षीय दुल्हन विवाह मंडप में खड़ी है। दूल्हा उससे उम्र में कोई 10 वर्ष बड़ा और ऊंचे कद का है, जो बैठने पर भी लड़की के लगभग बराबर लग रहा है। फोटोग्राफर के कहने पर लड़की के पिता ने एक स्टूल मंगवाया है और पीढ़े पर बैठे दूल्हे के बगल में उस पर अपनी बेटी को बिठाया है। विदाई के समय पीढ़े के साथ वह स्टूल भी दुल्हन के साथ उसके ससुराल की तरफ चल पड़ा है। अचानक बोल उठती है नानी, तुम्हारे नाना अक्सर चिढ़ाते थे कि स्टूल पर बैठने से मेरे बराबर थोड़ी हो जाओगी। मैं चाह कर भी उन्हें यह नहीं समझा पाती कि यह सिर्फ स्टूल भर नहीं था मेरे लिए, यह तो बाबा की वह निशानी थी जो मेरे साथ आ गई, जिसमें उनका वह छुपा सपना था कि इस पर बैठ मैं शादी की तस्वीरों में उनके दामाद के बराबर हो आई थी। जब अपनी यह बात मैं उनसे कह नहीं पाती तो गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। बाबा के जाने के बाद यह स्टूल और करीब हो गया था मेरे। तिलक में मिले बर्तन तो जाने कहाँ गुम हुए। चोरी डकैती के डर से जेवर भी लॉकर में ही रहते हैं। अब तो मायके में भी कोई नहीं बचा, एक यह स्टूल ही था जो। नानी जैसे खुद से ही बोल रही थी, बोले जा रही थी। हमेशा की दबंग नानी की आंखों का यूं झरझर बहना मेरे लिए जितना नया था उतना ही अप्रत्याशित भी। मैंने सोचा नानी को एक सरप्राइज़ देना चाहिए। मोबाइल पर धीरे से अमेजन की साइट खोली और उनका पसंदीदा अफ़गान स्नो खोजने लगी।